तो हम लोगों ने अब तक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देख लिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल और कुछ कुछ केमिकल बेस पे भी होते हैं। तो ये बेसिकली ऑटोट्रॉप्स हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे दुनिया में ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, लेकिन वो अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के प्रोसेस के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, और इनके न्यूट्रिशन के प्रोसेस को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये दूसरों पे निर्भर है अपने खाने के लिए, ठीक है। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में रख लो कि आज के समय हमारे पूरी दुनिया में जितने भी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कोई भी जैसा भी नजर आ रहा है, जिस तरीके भी का भी उसका लिविंग या जीने का तरीका है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन इन विच दे आर सर्वाइविंग। वो जैसे एनवायरनमेंट में है वैसे उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, वैसे उनके बिहेवियरल पैटर्न्स, उनके अडेप्टेंस उसी तरीके के हैं। सो अडेप्टेशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमें देखना है कि बेसिकली अडेप्टेशन के कारण अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपना न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में लेता है। इसमें भी कुछ टाइप्स है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला टाइप यहाँ पे हमें देखना है, उसे हम कहेंगे होलोजोइक। क्या कहेंगे? होलोजोइक। अब होलोजोइक ये वर्ड एनसीईआरटी बुक में नहीं है, नो इश्यू, बट आपको बस समझना है। आप चाहो तो वर्ड लिख सकते हो, आपको नहीं लिखना है, आप बस उससे वर्बली वहां पे मतलब आपको बताना है वो लिख के, ठीक है। लॉन्ग थोड़ा फ्रेजेस रहेगा बट चलेगा। होलोजोइक क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड या फिर लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस को या कॉम्प्लेक्स मटेरियल को इनटेक करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करते हैं मतलब बेसिकली उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें से एनर्जी निकालते हैं मतलब एसिमिलेट करते हैं, और बचा कुचा एक्सक्रीट कर देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कुछ कॉम्प्लेक्स मटेरियल ले रहे हैं, उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और बचा कुचा वेस्ट को एक्सक्रीट कर दे रहे हैं, सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स। एंड उनका जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो किस टाइप का है? होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें आएंगे कौन? आप बोल सकते हो सीधा सीधा एनिमल्स, हम भी उनमें आते हैं, ठीक है। एनिमल्स उसमें बेसिकली आ रहे हैं, उसके अलावा बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं, कुछ जो खाने वगैरह ले रहे हैं उससे डाइजेस्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सारी प्रोसेस जिनमें हो रही है तो वो होलोजोइक कहलाएंगे, हम भी उनमें आ रहे हैं। दूसरा है सैप्रोफाइट। क्या है? सैप्रोफाइट। ये वैसे आपने पढ़ा भी है, इसके पहले भी पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। सैप्रोफाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पे वो किससे एक्वायर कर रहे हैं अपना न्यूट्रिशन? डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो मेरी लिविंग वर्ल्ड में जो कोई भी है, आज नहीं तो कल उसे मरना है, मौत का मजा सबको चखना है। तो जब वो मरेगा तो उसे भी तो इस धरती से साफ करने की जरूरत है। अगर उन्हें क्लैरिफाई नहीं किया गया, उन्हें वापस से मिट्टी में नहीं मिलाया गया, तो ये हमारी जो न्यूट्रिशन की साइकिल है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इन्हें करने के लिए बेसिकली सैप्रोफाइट्स यहाँ पे होते हैं। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर बेसिकली यहाँ पे है। कई बार इसे ये एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं, एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं। और किससे करेंगे? बेसिकली एंजाइम से करेंगे। तो बॉडी के बाहर वो एंजाइम रिलीज करेंगे, उसके बाद वो डाइजेस्ट हो जाएगा, सिंपल में कन्वर्ट होगा और उसे वो क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद फिर बाकी की प्रोसेस। तो इसमें कौन आएंगे? इसमें जैसे बुक में 3 एग्जाम्पल वो आपको ध्यान में रखना, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ब्रेड मोल्ड, फंगी और मशरूम, ये 3 एग्जाम्पल है सैप्रोफाइट्स के, बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो सैप्रोफाइट जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को एक्सटर्नली एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट करते हैं, फिर सिंपल होने के बाद उसी को अब्सॉर्ब करके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइट्स हैं।
न्यूट्रिशन है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और एग्जांपल्स है ब्रेड मोल्ड, फंगी और मशरूम। होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद थर्ड टाइप आपको बस समझना है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट्स विल बी बेटर, सारा एक साथ रहे। थर्ड टाइप आपका है पैरासिटिक। क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म होस्ट पे डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, होस्ट से वो एब्जॉर्ब कर रहा है सिंपल कंपाउंड्स को, वो सीधा सीधा एब्जॉर्ब कर ले, मतलब डाइजेशन का कोई इश्यू ही नहीं, सीधा सीधा जो सिंपल कंपाउंड्स है उसकी बॉडी में सीधा सीधा वही बॉडी में ले लो, नो इश्यू अबाउट डाइजेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल वहां पे बताए हैं, जैसे कि कस्क्यूटा, अमरबेल जिसे बोलते हैं, आपने देखा होगा कई सारे जंगली प्लांट जैसे आसपास उगे होते हैं, कांटे वाले खासकर, तो उसके ऊपर येलो कलर के, इट्स लाइक नूडल किसी ने ऊपर डाल दिया हो, तो येलो कलर की बेल होती है। सिंस येलो है, फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकती, फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा तो खाना नहीं बना पा रहा है, तो दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा, तो दूसरे प्लांट पे स्टिक होकर उनमें से सिंपल न्यूट्रिशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। उसके अलावा आपको पता है लीचेस, टेक्स, लाइस, ये सारे कुछ एग्जाम्पल है पैरासाइट्स के। ठीक है, टेप वर्म जो हमारे बॉडी में कभी कभी और जानवर के बॉडी में भी इन्फेक्शंस होते हैं, वो उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सिंपल न्यूट्रिशन को, और हाँ उन्हें मार नहीं रहे, क्योंकि मार देंगे तो फिर खाना कैसे मिलेगा, तो उनसे धीरे धीरे न्यूट्रिशन चूसते हैं। हाँ, वो एनिमल वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बट मारने की कोशिश नहीं है, धीरे धीरे, हाँ इवेंचुअली तो शायद मर जाए, बट स्टिल यहाँ पे दे आर नॉट टू डाई, बट ये होस्ट है, होस्ट में से वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो लेने वाला पैरासाइट है, जिसमें से ले रहा है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म है। क्या है? होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसमें से लिया जा रहा है। सपोज जुआ जैसे हो जाती है सरों में, तो हम होस्ट हैं, और जो जुआ सरों में लगी है, बालों में है, वो क्या है? आपका पैरासाइट है। क्या है? पैरासाइट है। लीच किसी जानवर के बॉडी पे चिपक के खून चूस रहा है, तो वो जानवर होस्ट है, वो जो लीच है वो क्या है? पैरासाइट। और न्यूट्रिशन कौन सा टाइप का होगा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, और कैसे एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने न्यूट्रिशन के लिए खुद को अडाप्ट किया है। और ऐसे 3 टाइप के हमें न्यूट्रिशन यहाँ पे फिलहाल तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अलग अलग टाइप के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हम यहाँ पे देख रहे हैं बेसिकली कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का फूड इनटेक लेने का तरीका उसके बॉडी के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, और बॉडी का डिज़ाइन उसका अडेप्टेशन के कारण है कि वो कैसे एनवायरनमेंट में आज तक रहा है, इवोल्यूशन की जर्नी में वो कैसे कैसे एनवायरनमेंट के साथ झेल के खुद में चेंजेस, वो बदलाव लेके आया है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो, बॉडी में खाना ले, डाइजेस्ट करे, एब्जॉर्ब करे, यहाँ पे एक एग्जांपल हमको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना है थोड़ा सा, और वो है अमीबा का, कि अमीबा कैसे यहाँ पे न्यूट्रिशन लेता है। तो हमें समझना है कि अमीबा इन 5 स्टेप्स में वहाँ पे अपना प्रोसेस न्यूट्रिशन का कंप्लीट कर रहा है। किस तरीके से? पहली बात, ये जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अमीबा का पढ़ रहे हैं, ये होलोजोइक है। कैसा है? होलोजोइक, क्योंकि ये सब्सटेंसेस को अंदर लेगा और बाकी की प्रोसेस करेगा। बताते हैं, देख सकते हो अमीबा है सामने, कहीं तो फूड पार्टिकल है, वो ऑब्जर्व करेगा, उसे समझ में आएगा कि ये फूड पार्टिकल इज प्रेजेंट समवेयर अराउंड, तो उसको वो ग्रैब करने की कोशिश करेगा। अब सिंस कि ये सिंगल सेल्ड है, पूरा का पूरा सरफेस कैन एक्ट टू गेट दी फूड, बट जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो रहा है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो अपने बॉडी के किसी भी हिस्से से पूरे सरफेस से खाने को बॉडी के अंदर नहीं ले सकते। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। फिलहाल बात हो रही है अमीबा की, जो कि ये सिंगल सेल्ड, उसका पूरे बॉडी से कुछ एक्सटेंशंस बाहर निकलते हैं उस खाने को पकड़ने के लिए, एंड दोज एक्सटेंशंस ऑफ द सेलुलर बॉडी इज नोन एज सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, पोडिया का मतलब होता है फुट, पैर या हाथ। तो नकली हाथ पैर की तरह ये उसके बॉडी सरफेस का एक्सटेंशन हो रहा है, जिससे वो खाने को अंदर लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही खाना अपने बॉडी के अंदर वो फ्यूज करेगा, वहां पे फूड वैक्यूल के अंदर वो खाना आ जाएगा। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसे डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद वो पूरे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर दिया जाएगा फॉर एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद जो बचा कुचा वेस्ट है, वैसे ही डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो बॉडी से बाहर फ्यूज आउट कर देगा उस वेस्ट को।
तो 5 स्टेप में होगा। सबसे पहला इंजेशन टेकिंग इन दी फूड, जो कि सूडोपोडिया की मदद से डायरेक्टली इन्फ्यूज कर रहा है बॉडी के अंदर, उसे फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट कर रहा है। डाइजेस्ट करने के बाद साइटोप्लाज्म में भेज के उनको वहां पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चालू किया है। फिर उसमें से सेल में मौजूद ऑर्गेनिल जो भी होंगे वहां पे, या कोई और पार्ट होगा तो उससे वो अब्जॉर्ब करके खुद की ग्रोथ, एनर्जी का जनरेशन, रिपेयर वर्क, ये सारे काम होगा। और बचा कुचा जो होगा उसे वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो ये 5 स्टेप में अमीबा में क्या होता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस। अब सिंस के अमीबा देख सकते हो इरेगुलरली शेप्ड है, वो बॉडी के किसी भी पॉइंट से अपने खाने को अंदर ले सकता है, किसी भी पॉइंट से। लेकिन आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे अमीबा का डायग्राम, उसके पास एक स्पेसिफिक पॉइंट है। अगर आप देखोगे, ठीक है, उस साइड अगर देखोगे एक स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट जो है इसका, ये वाला पॉइंट जो नजर आ रहा है डायग्राम में, इसी पॉइंट से खाना अंदर जा सकता है। ठीक है, अब खाना उसी पॉइंट तक कैसे पहुंचेगा? इनके बॉडी में बहुत से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया मौजूद होते हैं। अगर याद हो लास्ट ईयर सिलिएटेड टिश्यूज के, सिलिएटेड मसल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि सिलिएटेड आपके वहां पे जो हेयर्स मौजूद होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो फूड पार्टिकल इसको जैसे ग्रैब कर लिया तो ये सीलिया उस फूड पार्टिकल को आगे मूव करवा के यहाँ तक लेके आएगा और ये इस तरीके से इस पैरामेशियम के बॉडी के अंदर जाएगा और देन बाकी की प्रोसेस वैसे ही उसमें होगी। तो क्लियर है यहाँ पे कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस सबकी अलग अलग होती है, अपने डिपेंडेंसी के हिसाब से, अपने बॉडी स्ट्रक्चर और अडेप्टेशन के हिसाब से। अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी में कैसे ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको अभी समझाऊंगा कि कैसे ह्यूमन बॉडी का डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आखिर ह्यूमन बीइंग में ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे किया जाता है, कैसे हम अपने रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में लेके उन्हें यूटिलाइज करते हैं, अब ये हम जानेंगे। उसके पहले सबसे पहले एक एक्टिविटी है, वो हम सब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं कि आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें स्टार्च लेना है। क्या लेना है? स्टार्च का सोल्यूशन, बेसिकली 1% सोल्यूशन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 1% सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है। हमने मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे 1% हमें स्टार्च सोल्यूशन 1 ml लेना है दोनों टेस्ट ट्यूब ए और बी में, और ए टेस्ट ट्यूब में हमें एडिशनली सलाइवा ऐड करना है। सलाइवा क्या है? राल, जिसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं, जो हमारे फेवरेट खाने को देख के हमारे मुंह में पानी आने लगता है, तो वो पानी क्या है? एक्चुअल में सलाइवा है। तो वो सलाइवा आपको लेना है और वहां पे एक में ऐड करना है, दूसरे में ऐड नहीं करना। आपको 20-30 मिनट रुकना है एंड आफ्टर दैट यू विल डू योर स्टार्च टेस्ट और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का टेस्ट करोगे। स्टार्च का प्रेजेंस किससे चेक करते हैं? इसके पहले भी कुछ एक्टिविटीज में हमने किया है। हम इस्तेमाल करते हैं आयोडीन सोल्यूशन। किसका इस्तेमाल करते हैं? आयोडीन सोल्यूशन का। और आपको ये भी मालूम है कि कलर क्या मिलता है। तो हुआ ये कि ए में जब आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला तो यहाँ पे कोई भी ब्लू ब्लैक कलर आपको नहीं दिखा, लेकिन बी वाले इसमें आपको ब्लू ब्लैक कलर, आपको ये जो चेंज है ये आपको देखने को मिलेगा। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू ब्लैक कलर की? इसमें आयोडीन है, तो ब्लू ब्लैक कलर आया मतलब आयोडीन है। इसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया मतलब इसमें आयोडीन स्टार्च नहीं है। अब स्टार्च नहीं है तो गया कहाँ? सलाइवा डालते ही स्टार्च कहाँ गायब हो गया? दैट मीन्स कहीं ना कहीं सलाइवा ने स्टार्च पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया जिससे स्टार्च वहां पे टूट गया, ब्रेक हो गया एट मॉलिक्यूलर लेवल। उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे स्टार्च के वो टूट गए, ब्रेक हो गए। अब जब स्टार्च अपने उस केमिकल कंडीशन में है ही नहीं तो यहाँ पे आयोडीन ने वो ब्लू ब्लैक कलर आपको दिया नहीं। इससे समझ में आता है कि हमारे माउथ में जब हम कोई चीज खाते हैं जिसमें स्टार्च मौजूद है, वो माउथ में ही उसे ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। इससे पहली वर्ड या पहला चीज हमें ध्यान में रखना है, द डाइजेशन स्टार्ट्स इन योर माउथ इटसेल्फ। माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, बराबर है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस जो कि है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो अब ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन कैसे होता है? सिंस वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे में अलग से एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है पूरा का पूरा।
ठीक है। अब इतना तो कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है कि वहाँ पे हम जब खाना खाते हैं तो खाना मुंह से खाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा सिस्टम, हमारा खाने का सिस्टम, न्यूट्रिशन लेने का सिस्टम स्टार्ट हमारे माउथ से होता है, ठीक है। अब बेसिकली ये एक बहुत बड़ी ट्यूब लाइन है, ठीक है। एक बहुत बड़ी ट्यूब है जो स्टार्ट हमारे माउथ से होती है और एंड एनस पे होती है। ये पूरी जो ट्यूब, ये जो पाथवे है जहाँ से आपका खाना पूरा प्रोसेसिंग होते हुए आगे बढ़ता है, इस पूरे ट्यूब को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एलिमेंट्री कैनाल ही बेसिकली वो पूरा पाथ है जिसमें से हमारा पूरा खाना गुजरता है फॉर द प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पे हमें उसे ब्रेक डाउन करना है, एब्जॉर्ब करना है, काफ़ी सारी चीज़ करना है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि ये इस तरीके से हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो स्टार्ट आपके माउथ से होता है और एंड होता है पूरा एनस तक, ठीक है। तो ये हो गया खाने का पाथवे। तो आपने जो खाया ये किस तरीके से कहाँ मूव कर रहा है। तो अब जैसे आप अगला डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्या? आपका बकल कैविटी दिखा रहा है, ठीक है। आपका माउथ रीजन आपको शो करा जा रहा है। आप इसमें देखोगे कि जो आपको येलो रीजन्स नजर आ रहे हैं ये क्या है। हमने इसके पहले एक एक्टिविटी की जहाँ पे हमने बताया कि सलाइवा स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। तो ये जो येलो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ये है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो हमारे माउथ के रीजन में, इस बकल कैविटी के रीजन में बहुत सारे छोटे बड़े सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अब हमने लास्ट ग्लैंड्स पढ़ा था, सो यू शुड रिमेंबर दैट ग्लैंड्स वो ऑर्गन है जो कोई पर्टिकुलर सिक्रीशंस वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स वहाँ पे सिक्रीट कर रहे हैं सलाइवा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आप डायग्राम को देखते रहोगे, ऑब्जर्व करोगे प्रॉपरली, तो और हमें भी पता है, कोई भी बता सकते हैं कि हमारे माउथ की जो कैविटी है वहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले जो आपका फूड है वहाँ पे मौजूद है माउथ में टीथ। ये टीथ वहाँ पे ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? ब्रेक डाउन। लेकिन ये ब्रेक डाउन फिजिकल होता है। कैसा होता है? फिजिकल ब्रेक डाउन, ठीक है। फिजिकली दांत आपके खाने को च्यू कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे, छोटे पीसेस में बदल रहे हैं, ठीक है। अब वो पीस में बदल दिए क्योंकि आगे पास करना है, आपका जो पाथवे है थोड़ा पतला है, ठीक है, वहां से इस खाने को पास करना है तो ब्रेक डाउन करना जरूरी है। अब ब्रेक डाउन फिजिकली कर लिया और उसी खाने को मूव करने के लिए यहाँ पे होता है टंग, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है जो माउथ में ही उसे मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अब लेकिन सिर्फ यहीं से नहीं, यहाँ पे एक और चीज होती है। जब भी आपको याद होगा कोई भी अच्छा खाना हमारी पसंद का खासकर होता है तो देख के मुंह में पानी आ जाता है। तो विजुअली हमने देखा, सिग्नल ब्रेन को मिला और ब्रेन चाहता है कि आप वो खाओ या फिर आप चाहते हो उसे खाना, तो माउथ में जाएगा, डाइजेशन शुरू करना पड़ेगा, तो वहां पे सिक्रीट होगा सलाइवा। सलाइवा सिक्रीट कौन कर रहा है? सलाइवरी एमिलेस। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जितने भी यहाँ पे येलो कलर के पोर्शन है वो बहुत सारे ऑर्गन्स आपके माउथ रीजन में मौजूद होते हैं। सलाइवरी एमिलेस यहाँ पे आता है और वो ब्रेक डाउन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। अब क्या करता है? अभी हमने एक्टिविटी में भी देखा था कि ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में, ठीक है। माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, ध्यान में रखना है ये बात। वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करके आगे भेजना चाहता है। साथ ही साथ सलाइवा खाने को वेट भी कर रहा है। क्या कर रहा है? वेट भी कर रहा है, गीला भी कर रहा है, क्योंकि जब गीला करेगा तभी वो ईसोफेगस से स्मूथली आगे पास हो सकता है। तो आप देख सकते हो, आगे के पिछले डायग्राम में देखा था और आगे वाले डायग्राम में भी हम देखेंगे। तो ये स्मूथ कर रहा है। अब जो ये खाना वेट हो चुका है ये अब आसानी से आपके नीचे पैसेज तक जा सकता है। अब ध्यान देना है, आगे ऊपर के जगह हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, और स्टमक नीचे होता है। तो यहाँ पे खाने को वहाँ तक पहुँचाना है। तो आप देख सकते हो डायग्राम में, जस्ट यहाँ पे बकल कैविटी में जो सारी चीज़ें, उसके नीचे एक पाइप दिख रहा होगा आपको। ये जो पाइप है इसी के थ्रू नीचे जा रहा है खाना, और ये पाइप होता है आपका ईसोफेगस। क्या होता है? ईसोफेगस, ठीक है। अब एक और चीज़ समझ लो कि ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है ना आपका, इसमें खाने को नीचे पुश करना पड़ता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी से ही चला जाएगा, मस्कुलर ऑर्गन है और ये उन्हें पुश कर रहा है। पुश क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि मीन्स अगर बंदा उल्टा भी है, सीधा है या कैसा भी है, खाना पेट में जाना चाहिए। ग्रेविटी पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है। सो फॉर दैट केस वहाँ पे मस्कुलरली वहाँ पे एक मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक
मूवमेंट। कैसा मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट है जिससे क्या होता है, खाने को नीचे पुश किया जाता है। आप इमेजिन करो एक पाइप है, उसमें बीच में खाना आप ऊपर से प्रेस कर रहे हो, कैसे वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, नीचे का पोर्शन फूलेगा, ऊपर का दबने लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट से खाना नीचे जाएगा, ये ध्यान में रखना है। हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिससे खाना को नीचे हम पुश करते जाते हैं आगे की तरफ, ताकि वो अगली प्रोसेसिंग अगले स्टेप पे बढ़ सके। अब जो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, ये है हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल। इसमें सिर्फ बकल कैविटी नहीं शो की है, वो ऊपर का हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल आप देखोगे ये सामने से कैसा नजर आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑर्गन दिख रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी का, या बिगेस्ट ऑर्गन मैं बोलता हूँ, लीवर है। ठीक है, जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है? लीवर है। उसके अलावा आप वहाँ पे स्टमक देख सकते हो जो पीछे छुपा हुआ है, और उसके बाद नीचे बहुत से नूडल लाइक मटेरियल नजर आ रहा है, वो है आपका इंटेस्टाइन, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपको नजर आ रही है। एक एक करके सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब आप देख सकते हो ये बैक साइड का पोर्शन है। ठीक है, अभी जो बैक साइड का पोर्शन आप देख रहे हो, उसमें आप देख सकते हो प्रॉपर्ली कैसे वो स्टमक पीछे की तरफ छुप गया था, सिंस की वो ऑर्गन बड़ा है लीवर। साथ में आप वो येलो कलर का पैनक्रियास ऑर्गन देख सकते हो, और वो ग्रीन कलर के आप देख सकते हो वो आपका गॉल ब्लैडर है। ठीक है, सारे के फंक्शन हम समझेंगे। गॉल ब्लैडर लीवर से जुड़ा होता है और आगे इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है। तो सारी चीज़ें देखेंगे। अभी आप स्ट्रक्चरली बस देख लो कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ठीक है, नाउ जो आप नेक्स्ट डायग्राम देख रहे हो, उसमें आप देख सकते हो बैक साइड से हम लोग देख रहे हैं कि जो ईसोफेगस आया है ये कनेक्ट हुआ है एक जे शेप्ड ऑर्गन में, और वो जे शेप्ड ऑर्गन क्या है? हमारा स्टमक। सो इट्स नॉट कि आप जब बोलते हो पेट तो ये पूरा पेट आप बताते हो, नो। जो स्टमक बेसिकली ऑर्गन है वो आपके बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है। इस जे शेप्ड ऑर्गन स्टमक के अंदर इनर वॉल में कई सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, एंड दोज ग्लैंड्स आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ध्यान रखना, पेट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, गैस बनती है। ग्लैंड्स कौन सा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बेसिकली 3 चीज़ें सिक्रीट कर रहा है, बना रहा है मेरे स्टमक में, और सबके अपने अपने फंक्शन है। एक एक करके समझेंगे और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ध्यान में रखना है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड सबसे पहले बना रहा है HCl, जो उसका काम है एसिडिक मीडियम बनाना। किसके लिए? पेप्सिन के लिए। पेप्सिन को कुछ काम करना है, तो काम करने के लिए उसको एसिडिक मीडियम लगता है, तो वो HCl दे रहा है। साथ में मेरे खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया या कोई ऐसी चीज़ आ गई जो मेरे बॉडी को हार्म कर सकती है, सो मोस्ट प्रोबेबली ये एसिड उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, मार डालेगा। ठीक है, फिर पेप्सिन का काम है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और फाइनली जो म्यूकस, आप सोचो भाई, एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, अब वो नॉर्मली हमारे हाथों पे भी गिर गया तो हाथ जल जाते, तो स्टमक में कैसे वो झेल रहा है? तो आपका जो स्टमक होती है उसकी इनर लेयर पे एक परत है, एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, और वो प्रोटेक्टिव लेयरिंग है म्यूकस की, और ये म्यूकस की लेयर बना ही कौन रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड बना रहा है, ताकि आपका इनर वॉल जो है वो एसिड के अटैक से बच जाए। अगर वो म्यूकस नहीं रहेगा, आप सोच सकते हो वो जला के आपके स्टमक से बाहर आ जाएगा एसिड, और बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि स्टमक में क्या हो रहा है। और स्टमक एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, तो मस्क्यूलर ऑर्गन है, इट कैन मूव। इसका कुछ मूवमेंट होता है जिससे इंटरनली खाना मिक्स भी होता है। सो रिमेंबर दैट stomach is also muscular organ. It also has some sort of movement due to which particles or the food particle get mixed uniformly. एसिड के साथ भी बराबर मिक्स होना चाहिए। अब जब ये खाना यहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ पे उसका काम हो गया है, अब इसके बाद के स्टेप के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ तक होप सो आपको क्लियर है। अब खाने का पेट में जितना होना था डाइजेशन हो चुका। अब ये खाना स्टमक से आएगा अगले पार्ट की तरफ, जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, आप जैसे डायग्राम में देख सकते हो, काफ़ी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, पूरे छोटी सी जगह में पूरा कॉइल करके उसे रखा गया है। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आएगा, लेकिन वही खाना आना चाहिए जो डाइजेस्ट हुआ है, जो अभी बचा है जिसमें प्रोसेसिंग बची है उसे रुकना चाहिए। तो इस मूवमेंट को रेगुलेट करना है। रेगुलेट कौन करेगा? स्फिंक्टर मसल। तो आपके स्टमक की एंडिंग और स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग, इनका जो कांटेक्ट पॉइंट है वहाँ पे स्फिंक्टर मसल मौजूद होगा, जो धीरे धीरे ओपन होके डाइजेस्टेड फूड को आगे भेजेगा, अनडाइजेस्टेड फूड को आगे नहीं जाने देगा।
अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खाना आ चुका है फ्रॉम द स्टमक, आगे क्या होगा? अब यहाँ पे कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हमारी मदद करेंगे, और सबसे पहले सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा लीवर मदद करेगा। लीवर यहाँ पे हमें बाइल जूस बनाएगा, ठीक है, बाइल जूस बना के देगा। अब काम क्या है? अब आप खुद सोचो, खाना जो था वो स्टमक से आ रहा है, स्टमक में जो खाना था वो एसिडिक हो चुका होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब आगे की प्रोसेस के लिए उसे HCl या एसिडिक मीडियम की ज़रूरत नहीं, तो उसे अल्कलाइन बनाना है, तो अल्कलाइन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बाइल जूस काम करेगा। तो खाने को एसिडिक से अल्कलाइन बना दिया, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि फ़ैट डाइजेस्ट करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ़ैट के बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हमारे पेट में मौजूद हैं, हमने जो खाया। अब इस पे हमारे एंजाइम्स जो डाइजेस्ट करेंगे वो काम नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए आप इस बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे फ्लैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करना चाहते हो, और उसके लिए वहाँ पे क्या हमें मिलाना है? बाइल जूस मिलाना है। अब जो ये बाइल जूस मिलाओगे, ये बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, ताकि एंजाइम्स आसानी से एक्ट कर सकें, और इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। नॉर्मली देखना है तो आपको पता है, जब भी हम कोई ऑयली खाना खाते हैं, हाथों में जब ऑयल लग जाता है, पानी से सिंपली वो साफ़ नहीं होता। आप साबुन लगा तो आराम से वो साफ़ हो जाता है। तो साबुन वहाँ पे अल्कलाइन या बेसिक नेचर का है, जो उस ऑयल को इमल्सिफाई कर देता है, छोटे छोटे पार्ट में इतने बांट देते हैं कि पानी से बह के वो निकल जाता है। और इसको डिटेल में वैसे भी हमें 4th चैप्टर में समझना है। तो ध्यान देना, बाइल जूस के 2 काम, पहला काम खाने को अल्कलाइन बनाना, और दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का इमल्सिफाई करना, ताकि उस पर एंजाइम्स काम कर सके। क्लियर है? तो सबसे पहले लीवर का ये काम रहा। अब उसमें हमें एक चीज़ समझनी है, लीवर क्या करता है? इसे स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो बना के वहाँ पे स्टोर करते रहता है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है इंटेंसली वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में देता है, वरना धीरे धीरे बनाएगा, ज़रूरत के समय टाइम पे उतना नहीं मिल पाएगा, इट विल नॉट वर्क। तो यहाँ पे ये लीवर बाइल जूस बनाएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर करेगा, और बाइल डक्ट के थ्रू आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता जाएगा। आप डायग्राम में देख सकते हो कि कैसे लीवर का वो ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर का पाइप स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा है, तो वहाँ पे स्टोर करके रखता रहता है। एंड एज नीडेड, जब आपने खाना खाया है, फैट्स को आपको डाइजेस्ट करना है, तो उस गॉल ब्लैडर से वो पाइप के थ्रू, जो कि हमारा बाइल डक्ट है, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस डाल दिया जाता है। बाइल जूस में मौजूद बाइल सॉल्ट आपका इमल्सिफिकेशन प्रोसेस करता है। होप सो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट एक्सेसरी ऑर्गन जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन को हेल्प करेगा, वो है पैनक्रियास। पैनक्रियास यहाँ पे एक जूस सिक्रेट कर रहा है, जो कि है पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस में मेन 2 और भी एंजाइम्स होते हैं, बट हमें 2 पढ़ने हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो कि पेप्सिन जैसा, ध्यान में रखना है आपको, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा, जबकि लाइपेज जो है वो फैट का ब्रेक डाउन करेगा। आप देख सकते हो डायग्राम में कैसे यहाँ पे पैनक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट ऊपर वहाँ पे रखा हुआ है, और वहाँ से वो डक्ट्स के ज़रिए अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में इन जूसेस को सिक्रेट करता है फॉर प्रोसेसिंग द फूड, जहाँ पे वो प्रोटीन और फैट को बेसिकली ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बाइल जूस ने फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इमल्सिफाई किया था, उसके बाद ये लाइपेज ने उसे ब्रेक डाउन करना शुरू किया वहाँ पे। नाउ फाइनली यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे भी कई सारे ग्लैंड्स है, और वो ग्लैंड सिक्रेट कर रहे हैं इंटेस्टाइनल जूस। अब इसका काम क्या है? दिस ब्रेक डाउन फाइनली द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। दीज आर द सिंपल वंस, दीज आर द सिंपल कंपाउंड्स। अभी सिंपल कंपाउंड्स में सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई जो हमने खाई थी। नाउ व्हाट? अब इस सिंपल चीज़ों को मेरे बॉडी में पूरे पार्ट्स तक लेके जाना है, वहाँ पे इनका इस्तेमाल करके मेरी बॉडी में ग्रोथ, रिपेयर और काफ़ी सारे काम करने हैं, तो बॉडी तक पहुँचाना है। कैसे करेंगे? सोचो। अब आपने जो खाना खाया, सवाल यही था कि ये खाना हमारे पूरे बॉडी तक पहुँचेगा कैसे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे विलाइज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे विलाइज एंड माइक्रो विलाइज होते हैं। अब ये विलाइज के अंदर क्या है आप देख सकते हो, इट हैज़ लॉट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, काफ़ी ज़्यादा
नेटवर्क है कैपिलरीज का। ठीक है, अभी कैपिलरीज हमारे ब्लड वेसल्स के भी हैं और लिम्फ के भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको रेड और ब्लू नज़र आ रहा है ये हमारे ब्लड कैपिलरीज है, जबकि ग्रीन वाली आपकी लिम्फैटिक कैपिलरी है। आगे पढ़ेंगे लिम्फ क्या है। तो ऐसा समझो कि आपके बॉडी में खून भी दौड़ रहा है, खून के साथ एक और लिक्विड फ्लो करता है और वो आपके ये ग्रीन कलर से शो किया, जिसे लिम्फ हम कहेंगे। सॉरी। अब इसके बाद आपने जो खाना खाया, ये सब जो फाइनल बेसिक चीज़ें बन गई, सिंपल चीज़ें बन गई, तो ये जब आगे पास होंगी स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो ये माइक्रोविलाइज वहाँ पे उन्हें एब्जॉर्ब करेंगे। दे विल टेक इट इनटू द ब्लड। ये कहाँ पे जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। फैटी एसिड आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, वो उसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद ये पूरे बॉडी में इसे ट्रांसपोर्ट करेगा फॉर वेरियस पर्पसेस एज रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से ये कर रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए कई सारे माइक्रोविलाइज एंड विलाइज, इससे सरफेस एरिया बढ़ रहा है एब्जॉर्प्शन का। जिससे एब्जॉर्प्शन थोड़ा अच्छे से होगा, सारी चीज़ें आपके ब्लड में जा सकेगी, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करी जा सकेगी। अब जैसे कि सब डाइजेस्ट हो चुका है, जो चाहिए था एब्जॉर्ब हो चुका है, अब आगे क्या बचा? अब जो वेस्ट बचा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि नीचे के स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, तो वहाँ से वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से वो होते हुए आगे बढ़ेगा। बट लार्ज इंटेस्टाइन में काम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में वो अब्जॉर्ब करेगा वाटर, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है उसे वो अब्जॉर्ब करेगा वहाँ पे। जितना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा कम है ज़्यादा है, उस हिसाब से वहाँ पे वो एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज आगे पास करेगा। फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बचा है, जिससे अब कोई हम अब्जॉर्प्शन नहीं करने वाले, वो स्टोर रहेगा रेक्टम में और फिर वो एनस से एनल स्फिंक्टर के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। सिंस की मसल है ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, तो वहाँ पे वो है और हम वी कैन रेगुलेट और हम अपने हिसाब से फिर अपने जो वेस्ट है, जिसे फीसेस भी कहा जाता है, उसे हम बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। बहुत ही सिस्टमैटिक है, बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे एंजाइम्स है, स्फिंक्टर मसल्स है, स्टेप बाय स्टेप ये सारा काम हो रहा है वहाँ पे। और फाइनली जो बचा कुचा वेस्ट है, जिससे कुछ काम का नहीं है, उसे हम बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दे रहे हैं। होप सो कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन न्यूट्रिशन का सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन, जिसे हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए मेरा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जहाँ पे मैंने सीबीएसई बोर्ड बूस्टर के नाम से शुरू किया है और वहाँ पे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूँ, उसके अप्रोच को समझाता हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर अभी आपको कार्ड में दिख जाएगा। आप उस पर टैप कीजिए और मेरे सीरीज़ के साथ जुड़िए।